वेलकम स्टूडेंट्स। आज पढ़ते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 4 मानव विकास। तो यहाँ पर मानव विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मानव विकास का शाब्दिक अर्थ मानव के सर्वांगीण विकास से, यानी कि सर्वांगीण विकास से मतलब है कि मानव का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सर्वांगीण विकास में सम्मिलित है। मानव विकास के सर्वांगीण विकास में उसके सभी प्रकार के पक्ष जैसे कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास सम्मिलित हैं। तो इसके साथ साथ ही जो है इनके साथ ही सामाजिक एवं प्राकृतिक परिवेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है मानव के सर्वांगीण विकास के लिए। तो अब हम मानव विकास के 4 स्तंभों को मूलतः यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ये मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो मानव विकास के 4 स्तंभों की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, तो उसी प्रकार मानव विकास का भी विचार जो है 4 जो हैं स्तंभ हैं मानव विकास के। तो जिस प्रकार कोई भी इमारत जो है विभिन्न स्तंभ पर खड़ी रहती है, तो उसी प्रकार मानव विकास के भी 4 स्तंभ हैं। पहला इसमें है समता, दूसरा स्तंभ है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। तो इसमें हम सर्वप्रथम मानव विकास के पहले स्तंभ यानी कि समता का यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। तो मानव विकास का यह पहला स्तंभ समता का आशय है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुँच की व्यवस्था करना। लोगों को उपलब्ध अवसर, लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान अवसर होने चाहिए। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मानव विकास का यह महत्वपूर्ण स्तंभ समता का आशय है कि सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध हों, यानी कि बिना जाति, लिंग, आय इत्यादि का भेदभाव किए बिना सभी लोगों को समान अवसर, अपने विकास के लिए समान अवसर जो है प्रदान किए जाएं। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। तो इस प्रकार विभिन्न आय वर्ग, जाति आदि के वर्ग या पिछड़े हुए वर्ग के समूह जो है लगभग प्रत्येक समाज में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम समता का यहाँ पर आशय यह है कि इन सभी प्रकार के वर्गों को समानता लाई जाए, इनको आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और सभी पक्षों के आधार पर जो है इनको समानता से जो है इनका विकास किया जाए। तो उदाहरण के तौर पर किसी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग समूह से हैं। तो ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए कि तो भारत में स्त्रियां और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। तो आज भी नामांकन की दृष्टि से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं समाज की और स्त्रियां हैं विशेषकर भारत में, तो वो भी जो है आज भी शिक्षा के क्षेत्र में उनका विद्यालयों में नामांकन बहुत कम है। तो इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि वास्तव में समता की जो अवधारणा है मानव विकास की यहाँ पर, तो उसमें जो है अगर लोग शिक्षित ही नहीं हैं तो वास्तव में उनकी पहुँच जो है शिक्षा तक नहीं है, तो इसका मतलब वो आर्थिक तौर पर इतने सुदृढ़ नहीं है कि वो सभी लोग जो हैं शिक्षा प्राप्त कर सकें। और क्योंकि उनको जो है अपने दैनिक जीवन में ही इतना समय नहीं मिल पाता, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें, भोजन इत्यादि जुटाने में ही जो है वो इतने अधिक जो है इन्वॉल्व हैं कि वो उनकी जो है शिक्षा तक पहुंच बहुत कम लोगों की है। तो इससे समता की जो ये अवधारणा है, ये जो है इसका एक नकारात्मक पक्ष हमें देखने को मिलता है। तो अब हम मानव विकास के दूसरे स्तंभ सतत पोषणीयता का यहाँ पर अध्ययन करते हैं, यानी कि मानव विकास का दूसरा स्तंभ सतत पोषणीयता। तो निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, यानी कि जो भी अवसर हम लोगों को आज उपलब्ध करा पा रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आधार पर, तो वे जो अवसर हैं वो आने वाले समय में भी निरंतर मिलने चाहिए उन्हें। तो इस क्रम में इस सतत पोषणीयता की अवधारणा का यहाँ तक भी जो है ये भी कहा जाता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है विभिन्न संसाधनों को बचा कर रखा जाए, जिससे उनको अपने निर्वहन के अवसरों को जो है उनको लगातार उपलब्ध कराया जा सके। तो सतत पोषणीयता की विचारधारा जो है टिकाऊ विकास की विचारधारा है, जो ये कहती है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों के लिए जो है संसाधनों का इस प्रकार से जो है प्रयोग किया जाए तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो ये प्राकृतिक संसाधन है वे बचे रहें। उदाहरण के लिए
अगर हम जंगल को लें तो अगर हम जंगलों को लगातार नष्ट कर देंगे अपनी आवश्यकताओं के लिए, तो आने वाले समय में जंगल उस क्रम में विकसित नहीं हो पाएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी को जो प्राकृतिक संसाधन है जंगल और जंगल से प्राप्त होने वाली विभिन्न जो वस्तुएं हैं, जैसे इमारती लकड़ी है या जड़ी बूटियां हैं, तो इस प्रकार जो है हम अगर जंगलों को समाप्त कर देंगे तो ये प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो जो है, यहाँ तक कि प्रदूषण की समस्या भी जो है उनको का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोल इत्यादि है, तो इनका भी अगर हम अत्यधिक दोहन कर देंगे तो ऊर्जा के ये संसाधन भी उनको उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो वास्तव में जो टिकाऊ विकास की जो अवधारणा है, सतत पोषणीय विकास मानव विकास का द्वितीय स्तंभ है, जो कि बहुत ही मजबूत पक्ष रखता है कि मानव विकास के लिए सतत पोषणीयता बहुत ही आवश्यक है, जिससे संसाधनों को जो है हम आने वाले पीढ़ी के लिए या भावी पीढ़ी के लिए भी जो है बचा के रखें। नहीं तो ये इन संसाधनों की जो कमी है या उनका दुरुपयोग है तो भावी पीढ़ियों के अवसरों को जो है कम कर सकती है। तो मानव विकास का तीसरा स्तंभ उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी से आशय है कि मानव जो है मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है। यानी कि उत्पादकता मतलब है कि मानव विभिन्न वस्तुओं का, फसलों का, या हम कुछ भी जो है प्रोडक्शन से मतलब है कि हम किसी भी प्रकार का जो उत्पादन है उसको जो है कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वो तभी संभव है जब हम मानव संसाधन, जो कि सबसे बड़ा धन है किसी देश के विकास के लिए, उनकी क्षमताओं को बढ़ाएं। तो ये कैसे हो सकता है? तो लोगों की क्षमताओं को बढ़ाया जाए, तो इसमें सर्वप्रथम है शिक्षा। तो अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जाए। तो शिक्षा है, लोगों का स्वास्थ्य है। अगर लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा तो स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, लेकिन तो वो तभी ठीक होगा कि लोग पोषक आहार लें, नियमित रूप से उनकी दिनचर्या हो, इसके लिए उनको अवकाश का भी समय मिले। तो उनकी क्षमताओं का विकास करना, चाहे वो शिक्षा से हो या उनकी चिकित्सा सुविधाओं से हो या उनके दैनिक जीवन में उनके आहार विहार से संबंधित जितने भी तौर तरीके हैं उनके विकास के, तो उन सब को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिससे उनकी क्षमताओं का विकास किया जा सके। तो लोग अगर अधिक शिक्षित होंगे और प्रशिक्षित होंगे, ट्रेंड होंगे, तो उनकी उत्पादन क्षमता भी अधिक होगी और ऐसी उत्पादकता जो है गुणवत्तापरक होगी, यानी कि उसमें क्वालिटी होगी। तो ये यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि उत्पादकता जो है मानव विकास का तीसरा महत्वपूर्ण ऐसा स्तंभ है जो कि मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है उसकी शिक्षा की ओर जो है हमें ध्यान आकृष्ट करता है। तो अतः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है लगातार। तो इस प्रकार जो है हम उत्पादकता जो कि मानव विकास का तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है को समझ सकते हैं। तो अब हम अध्ययन करते हैं मानव विकास के चौथे महत्वपूर्ण स्तंभ सशक्तिकरण का। तो सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना, यानी लोगों को अपने विकल्पों के चुनाव के लिए अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करना। तो शक्ति कहाँ से आएगी? जब लोग शिक्षित होंगे, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, तो तब जो है उनको उनकी विकल्प चुनने की शक्ति उनको प्राप्त होगी और वो तभी संभव है जब वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। तो यहाँ पर जो है उत्पाद सशक्तिकरण का अर्थ है कि लोगों के विकल्प चुनने की शक्ति को बढ़ाना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आएगी। तो ये शक्ति कैसे प्राप्त होगी? जब लोग अपने अवसरों को चुनने के लिए, अपने विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे, उसमें किसी प्रकार की बंदिश नहीं होगी। और साथ ही क्षमता, यानी कि उनमें ऐसी योग्यता होनी चाहिए, ऐसी क्षमताएं होनी चाहिए जिससे वह अपने विकल्पों को चुनने में सक्षम हो सकें। तो लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। तो सरकारों के द्वारा जो है इसमें प्रयास करने की आवश्यकता होती है कि सुशासन लाया जाए और जन कल्याणकारी योजनाएं यानी लोकोन्मुखी नीतियों को व्यावहारिक रूप दिया जाए, जिससे समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं और अधिकांश जो वर्ग हैं, चाहे वो
किसी भी वर्ग समूह का हो, उनके सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर विशेषकर सशक्तिकरण का अर्थ उन पिछड़े हुए वर्गों के लिए है, जैसे कि विभिन्न समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं या महिलाएं हैं, आज भी देश के अंदर बहुत से ऐसे क्षेत्रों में तो उनके समूह बने हुए हैं, महिला समूह, जो कि अपने स्वयं के बल पर विभिन्न प्रकार की जो व्यवसाय हैं वो करती हैं छोटे पैमाने पर। तो उन व्यवसायों को सरकार जो है अनुदान के माध्यम से, सशक्तिकरण के माध्यम से आर्थिक सहायता मुहैया करा के उनको सशक्त कर सकती हैं, जिससे वह अपने जीवन यापन कर सकें और जीवन यापन करके अधिक से अधिक उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेके अपने कल्याण के लिए और अपनी स्वतंत्रता और क्षमता का विकास कर सकें। तो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का जो है यहाँ पर काफ़ी महत्व है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।